नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा एडवोकेट एक्ट में संशोधन किए जाने का अमेंडमेंट लाने पर अधिवक्ताओं ने संशोधन का विरोध किया है। जहां पूरे देश में संशोधन के खिलाफ अधिवक्ता खड़े हो गए, इसी कड़ी में जबलपुर जिले में भी अधिवक्ताओं ने इस संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए एक दिन के लिए न्यायालयीन कार्य से विरक्त हो गए हैं। अधिवक्ता के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि एडवोकेट एक्ट में केंद्र सरकार की जो संशोधन करना चाहती है वह अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का हनन है। सरकार अधिवक्ताओं को पिंजरे में कैद करना चाहती है। जब अधिवक्ता अपने पक्षकारों को न्याय नहीं दिला पाएगा तो अधिवक्ताओं का क्या काम रह जाएगा। इसलिए इस संशोधन को लेकर पूरे देश के वकील एक साथ खड़े हैं। नहीं, हड़ताल वर्ड गलत है। हम न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है, उस संशोधन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो एडवोकेट एक्ट बना है वो अपने आप में परिपूर्ण है और उसमें किसी प्रकार के जो अमेंडमेंट अभी ये ला रहे हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये अमेंडमेंट सिर्फ अधिवक्ताओं को, जो एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र हैं, उन्हें एक पिंजरे का पंछी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सफल नहीं होगा। ये कब तक जारी रहेगा? अगर इसमें आज हम लोग ने प्रतीकात्मक किया है, उसके बाद अगले चरण की हम लोग सब बैठक करके चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को हम आगे करेंगे अगर हमारी मांग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये जो आप लोग के जो क्लाइंट आएंगे या उनके लिए क्या फिर कितनी परेशानियां होंगी अगर इस कारण आप लोग का विरोध जारी रहा? नहीं, हमने किसी भी क्लाइंट को न्यायालय परिसर में जाने में या कोर्ट में जाने में किसी को नहीं रोका। हम न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। पक्षकार अगर आके अपने पक्ष रख रहे हैं तो हम उनको रोक टोक नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, फर्क पड़ने का ऐसा है कि जिन पक्षकारों के लिए हम अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, अगर उन्हीं को हम न्याय न दिला पाएँ तो हमारा अधिवक्ता होने का कोई मतलब नहीं। इस एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर हम अपने पक्षकार के लिए पैरवी कर रहे हैं और अगर सामने वाला पक्षकार जीत जाता है तो दूसरे पक्षकार के वकील की आपको उनकी जो योग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बातें इसमें रखी गई हैं। तो ऐसे में तो डरा के, आप दबा के, तो स्वतंत्र रूप से हम पक्षकार के लिए पैरवी कर नहीं पाएंगे तो हम उनको न्याय कैसे दिलाएंगे। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि समस्त पक्षकार एवं भारत के सभी नागरिकों को हमारा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि एक गुरुवार की शाम को जैसे जबलपुर जिला कोर्ट ने एक बदमाश का गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उसे जेल जाने की सजा सुनाई, इतना सुनते ही वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बदमाश इतनी तेजी से भागा कि बेलबाग थाना पुलिस का स्टाफ भी उसे नहीं पकड़ पाया। आनंद फानन में ओमती थाना पुलिस ने कोर्ट से फरार बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट से फरार हुए बदमाश का मामला 2017 से चल रहा था। बीच में उसे जमानत भी मिल गई थी। गुरुवार को बेलबाग थाना के कुख्यात बदमाश ने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से वह पुलिस की सुरक्षा को धत्ता बताते हुए फरार हो गया और बेलबाग पुलिस उसको देखते रह गई। जानकारी के मुताबिक जिला कोर्ट से फरार हुए बदमाश का नाम गोलू उर्फ बादल है, जो कि कई संगीन अपराध में लिप्त था। अपराध क्रमांक 2189/17 के मामले पर बेलबाग थाना पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लंबे समय से तलाश कर रही थी। गुरुवार की शाम को करीब 3 बजे गोलू उर्फ बादल जिला कोर्ट पहुंचा और अपने आप को सरेंडर कर दिया। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर कोर्ट के सामने ले आई। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने जैसे ही उसके खिलाफ जेल वारंट जारी किया, इतना पता लगते ही आरोपी गोलू उर्फ बादल जिला कोर्ट परिसर से गायब हो गया। जब तक बेलबाग थाना पुलिस को समझ पाती तब तक वह काफी दूर निकल चुका था। घटना की जानकारी लगते ही ओमती थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और फिर फरार हुए बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भैया, एक आरोपी भाग गया था न्यायालय से 8-10 अपराध उसके खिलाफ। हाँ, माननीय न्यायालय रविंद्र कुमार तुर्की जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय में 19 फरवरी को गोलू उर्फ बादल पिता सूरज यादव निवासी बेलबाग ये कोर्ट में सरेंडर किया था। वहाँ उपस्थित हुआ था, जमानत लगाए हुआ तो न्यायालय ने उसकी जमानत निरस्त करते हुए जेल वारंट तैयार किया था। जेल वारंट जैसे उसको जानकारी भनक लगी, उसका जेल वारंट तैयार हो गया तो वो वहाँ से फरार हो गया। जो संबंधित न्यायालय से स्टाफ उपस्थित हुआ था, जिनकी रिपोर्ट पर उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस प्रतिवेदन पे आरोपी गोलू उर्फ बादल के विरुद्ध में अपराध धारा 262 का बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी की प्रतरसी लगातार जारी है।
किस अपराध में था ये कुछ? ये न्यायालय का दांडिक प्रकरण क्रमांक है 2189 2189/17। उस मामले में ये फरार हुआ। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत जवाहर गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर गृह निर्माण समिति द्वारा आधारताल के पास 4.5 एकड़ की जमीन पर रहवासी कॉलोनी जवाहर नगर के नाम से विकसित थी और फिर बची 1.5 एकड़ को पार्किंग के लिए सुरक्षित किया गया था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से समिति के अध्यक्ष गुपचुप तरीके से जनरल बॉडी मीटिंग करके बची हुई जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष द्वारा षड्यंत्र करते हुए बहुत सी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और उसे बेचा जा रहा है और उसका लाभांश समिति के किसी भी सदस्य को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि जल्द से जल्द समिति अध्यक्ष की ऊपर कार्रवाई की जाए। अपनी शिकायत पत्र पर उन्होंने निवेदन करते हुए इस बात की भी मांग की है कि तत्काल जवाहर गौर निर्माण समिति से संबंधित जमीन की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाई जाए। हम लोग जवाहरलाल गृह निर्माण समिति आधारताल के रहवासी हैं। हमारी कॉलोनी है जवाहर नगर, इसका नाम है। पिछले 20-25 सालों से कब चुनाव हो गए ये हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। नियम के अनुसार साल में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग होना चाहिए, उसकी भी सूचना हमें नहीं दी जाती है। 10-12 लोग मिलके, हीरालाल श्रीवास्तव जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो 10-12 लोग मिलके आपस में ही चुनाव कर लेते हैं और किसी को कोई सूचना नहीं दी जाती है। इस गृह निर्माण समिति को 3 एकड़ ज़मीन में प्लाट बनाने के लिए परमिशन थी और 1 एकड़ 10 डिसमिल इनको पार्किंग के लिए छोड़ना थी, परंतु इन्होंने ज़मीन को छोड़ा नहीं, पार्किंग की ज़मीन को भी बेच डाला और पूरे पैसे जो है ये कहाँ चले गए इसका किसी को भी अंशदान जो है समिति के सदस्यों को नहीं दिया। नियम के अनुसार जो भी फ़ायदा होता है प्रॉपर्टी की बिक्री का, उसका अंशदान समिति के सदस्यों को दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया। पिछले 25 साल हो गए लोगों को रहते यहाँ पे। इस तरह से ये मनमाने ढंग से वहाँ काम कर रहे हैं। जो बची हुई ज़मीन है उस पर इनका कब्जा हो रहा है, दीवारें खींची जा रही हैं, उस पर हम लोगों ने स्टे लगा के रखा है। इन्होंने वहाँ एक मंदिर बना के रखा है जो पहले साईं मंदिर हुआ करता था सार्वजनिक तौर पे, उसमें इन्होंने चित्रगुप्त मंदिर के नाम पे एक नेम प्लेट लगा दी और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे उसमें उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाजू वाली ज़मीन जो पड़ी है उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जितनी भी ज़मीन बची है वो अपने कब्जे में करते चले जा रहे हैं और जो बचे हुए प्लाट हैं उनको मनमाने रेट पर बेच रहे हैं। सरकार से कितने कीमत में बेचे गए ये बात छिपाई जा रही है, जो उससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्री का जो वास्तविक पैसा सरकार के पास जाना चाहिए वो भी नहीं गया है। और धोखा तो समिति के सदस्यों के साथ किया ही है इन्होंने। पार्किंग उनको बेच दी है कह के कि ये आपका प्लाट है। इस तरह से बहुत सी अनियमितताएं चल रही हैं। हमने 6 महीने पहले यहाँ शिकायत की थी, परंतु कोई शिकायत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज क्या आश्वासन दिया? आज इन्होंने जो यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले तो ये बोला कि ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, फिर भी मैं इसकी जांच कराऊंगा ज़मीन के मामले में। और जहाँ तक चुनाव वाला मामला है, चुनाव वाले मामले में आप इसमें एक पिटीशन लगाइए, जिसमें एक प्रावधान है, तो उसमें उन्होंने सलाह दी है कि आप पिटीशन लगाइए और जो भी उसमें डिसीजन होगा उसमें अगर आपके फेवर में नहीं हुआ तो अपीलेट अथॉरिटी मैं हूँ, मैं इसकी अपील सुनूंगा। मेरा नाम सुभाष चंद्रा है, मैं जवाहरलाल गृह निर्माण समिति का सदस्य हूँ। मैं सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और भारत कृषक समाज का उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो हमारे गृह निर्माण समिति के सभी सदस्य हैं। थैंक यू। ये बताइए, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम रहेंगे? आगे हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हमारे जो भी चैनल हम अभ्यास्त करते हैं, मान लीजिए इन्होंने जो पिटीशन लगाने की बात कही है इलेक्शन के मामले में, अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो हम इसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। नागदा के वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र रणावत ने अपनी पार्टी की नगर पालिका को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि मेरे वार्ड में नालियों, स्पीड ब्रेकर सहित अन्य कई समस्याएं पिछले 2 साल से आ रही है, जिसके लिए मेरी नगर पालिका नागदा के सामने धरना प्रदर्शन तक किया और एसडीएम कार्यालय तक ज्ञापन दिया। मेरे 6 वर्षीय बेटे ने भी प्रशासन और नगर पालिका की आंखें खुलवाने के लिए एसडीएम को तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया, फिर भी इस गूंगी बहरी नगर पालिका की आंखें नहीं खुली। अब मैं पुनः एक बार 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। अगर मेरे वार्ड में नगर पालिका परिषद द्वारा अगर मेरे वार्ड में कार्य नहीं किया गया तो अब मैं आमरण अनशन करूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रताप सिंह
यहाँ काय के लिए आया था आज आप स्टेम कार्यालय? नगर पालिका काम नहीं करवा थी इसलिए ऐसा तो आपको किसने भेजा है यहाँ पर? मेरे को मेरे पापा ने। क्या बोल रहे? क्या नाम पापा का? लो वेन भी आ जाओ सामने। कहाँ हो आप? सही की आज इसके साथ मेरे को छोड़ो आप वो जानकारी दोगे मैंने इसके लिए पूछा है और मैंने इसलिए बच्चे देखिए किसी ने कहा है कि बाल गोपाल भगवान का स्वरूप होता है, बच्चे स्वरूप का रूप होता है। 5 वर्ष का है। मैंने नगर पालिका संबंधित आज ये लेकर लेके इसको अधिकारी उमरविनाश और इसको देख के उनको ये लगे कि एक सच्चाई की लड़ाई, सत्य की लड़ाई एक मासूम बेटा भी लड़ रहा है। मैं संबंधित अधिकारी से और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करूँगा कि मुझे ना देखते हुए इन मासूमों की इस मासूमियत की तरफ देख के और उन अजा बस्ती के अजा परिवार के लोगों की तरफ देख के आप निर्माण कार्य कराएं। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा, देखिए ये परिसर हमारी है, आप हम सब परिवार के लोग हैं और वो भी अपने अपने परिवार के लोग हैं। सत्य में जयते हैं, मैं धरने पे बैठना नहीं चाहता हूँ, मैं अनशन पे बैठना नहीं चाहता हूँ, पर यदि आप... सर आपका शुभ नाम क्या है? भूपेंद्र राणावत। कौन से वार्ड में आप निवास करते हैं? देखिए वार्ड क्रमांक 14 श्री राम कॉलोनी में निवासरत हूँ और इस वार्ड से मेरी अर्धांगिनी पार्षद है। चूँकि महिला वार्ड है ये, तो मेरी पत्नी सीमा राणा तो यहाँ से पार्षद है और आज अब आपके समक्ष में रूबरू हुआ हूँ तो पार्षद प्रतिनिधि के नाते और इस वार्ड का एक बहुत जिम्मेदार जवाबदार नागरिक होने के नाते, चूँकि इस वार्ड का मतदाता भी मैं हूँ। आज आपने एसडीएम कार्यालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी के लेटर में। क्या आवेदन है और क्या कारण रहा इसको आपको प्रस्तुत करने का? देखिए पिछले लंबे समय से, पिछले 2 वर्षों से मैं अपने वार्ड की एक नाली, स्पीड ब्रेकर, सफाई, जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की आम जिंदगी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वो जनता की जो मांग होती है वो मैंने नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर पालिका सीएमओ को लगातार अवगत किया है। अब चूंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर मैंने माननीय एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, और फिर उन्होंने भी बात को अवॉइड किया, तो जन सुनवाई के माध्यम से मैंने लगातार ये चीज़ें उठाई है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शासन की सुस्ती के कारण आज भी वो कार्य नहीं हुए। तो आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन में संबंधित अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपके वार्ड का निर्माण कार्य हम 1 हफ्ते में चालू कर देंगे। चूंकि आज 22 फरवरी होगी, 30 से 22 मतलब 22 दिन। फिर मैंने आज एसडीएम महोदय को ये संज्ञान में लाया हूं कि श्रीमान अधिकारियों ने जो कमिटमेंट किया था, मुझे लगता है वो फेक कमिटमेंट था, सिर्फ एक आश्वासन, झूठा आश्वासन मुझे दिया गया था। मैं आपको पुनः रिमाइंडर कर रहा हूं कि मेरे वार्ड की ये ज्वलनशील समस्या है। स्पीड ब्रेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नाले निर्माण कार्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ बहुत छोटे छोटे परिवार निवास रहते हैं, जिनकी मूलभूत सुविधा शासन प्रशासन को पहली प्राथमिकता में करनी चाहिए। ऐसे परिवार की मांगे है वो। जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले विदाउट मीडिया से बात करके कुछ बात कही थी कि हमारा शहर राजनेताओं का शहर है, बड़े बड़े राजनेता निवास करते हैं, तो इन सब के होते हुए आपको इतना बड़ा वो करना पड़ा आंदोलन, क्या कारण रहा? देखिए ये तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस नागदा शहर में पितामह भीष्म जैसे हमारे महामहिम आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, माननीय लाल सिंह राणावत साहब और अन्य जिले के कप्तान, बहुत सारे लोग इस नागदा में विराजमान रहते हैं। और एक समय में आपको ये ध्यान लाना चाहूँगा, कभी हमारे शहर में स्वर्गीय इस पार्टी के पिता पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस नागदा शहर में कभी हमारे यहाँ निवासरत रहते थे, विश्राम करते थे। इस नागदा के, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में महामहिम के परिवार से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन संतोष ओपी गहलोत को मैं लगातार उन्हीं की परिवार के, उन्हीं की समाज के लोगों के निर्माण कार्य के लिए आग्रह कर रहा हूं। और आग्रह तक अब स्थिति ऐसी आ गई कि मैंने आज विदाउट मीडिया के माननीय एसडीएम साहब से भी ये बात की है और मैंने ये कहा कि साहब यदि अब भी उन गरीबों की सुनवाई नहीं होगी तो मुझे फिर अनशन पर बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। और मैंने ये निवेदन भी किया है कि साहब भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पहले भी ये कहा था कि मैं धरने पे नहीं बैठना चाहता हूँ, पर यदि आप जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का जनता को लाभ नहीं दोगे तो फिर हमें 100% जनप्रतिनिधि होने के नाते वो काम करना ही पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते हैं।
जिस तरीके से अगर आप अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल हुई थी, 7 दिन का आपको समय दिया गया था, आज आप वापस आमरण अनशन बैठने की घोषणा कर रहे हैं और इस आमरण अनशन के बाद भी आपके कार्य में प्रगति नहीं आती, आपकी मांग नहीं मानी जाती, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं 10 दिवस का एक समय दे रहा हूँ। आज से ठीक 10 दिन का एक समय फिर अल्टीमेट के रूप में दे रहा हूँ। इसको माननीय अध्यक्ष जी या कोई भी हल्के में ना ले, क्योंकि मैं एक बार जीवन में कोई बात करता हूँ तो फिर उस पर अमल भी करता हूँ। माननीय शासन प्रशासन, नगरपालिका अध्यक्ष और महामहिम महोदय से अब तो ये निवेदन करूँगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मूलभूत सुविधाएं, स्पीड ब्रेकर लगाना, नाली निर्माण कार्य करना, सफाई कराना, लाइट लगाना, क्या ये नगरपालिका अध्यक्ष की जवाबदारी नहीं? क्या नगरपालिका सीएमओ की जवाबदारी नहीं? क्या नगरपालिका शासन की सिस्टम की जवाबदारी नहीं है? देना नहीं है आपको माननीय विधायक जी। इस नागदा नगर में 1.5 लाख लोग निवास रखते हैं। ये नगरपालिका और ये वार्ड क्रमांक 14 को आप लावारिस ना छोड़े, और अगर आप लावारिस छोड़े तो हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हम, इनके लिए अगर अनशन पर बैठना पड़े तो 100% बैठेंगे। बात अनशन की करें, जिस प्रकार से अभी आप अनशन की बात कर रहे हैं जी, तो कुछ दिन पहले आपके परिवार से एक छोटा सा बालक भी जी, जो ज्ञापन नगर पालिका की आंखें खोलने के लिए ज्ञापन देने पहुंचा था, तो लोगों ने ये भी कहा था कि छोटा सा एक सिपाही जो है लड़ने के तैयार है। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि वो भी उसकी ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं नगर पालिका सुस्ता रवैया अपना रही है? ये बहुत गंभीर और जलन विषय पर आपने एक टॉपिक छेड़ा है। ये बात 100% सत्य है और आप सब मीडिया के आशीर्वाद दाताओं के माध्यम से समाचार में प्रकाशित हुआ था कि एक 6 वर्ष का बच्चा माननीय एसडीएम साहब से ये गुहार कर रहा है कि मेरे वार्ड में बड़ी समस्या है, आप उसको निजात दिला दीजिए, आप वहाँ पर निर्माण कार्य करा दीजिए। पर मुझे इस बात का दुख है कि उस बालक की बात को भी अवॉइड करा गया और फिर हम सब लोगों ने यहाँ से करीब 150-200 लोगों ने इस वार्ड के आशीर्वाददाताओं ने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि 7 दिवस में काम कर देंगे। आज 22 दिन हो गए। क्या स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए परिसर की आवश्यकता है, पीआईसी की आवश्यकता है? जिस तरीके से आज आप संबंधित एसडीएम साहब जो कि नगर के कलेक्टर के रूप में निवास करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनसे आप मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और किस तरीके से आपकी बातों से सहमत है? देखिए, मैं जब एसडीएम साहब से मिला तो विदाउट मीडिया के उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इंडिविजुअल आपके वार्ड को देख रहा हूं और मैं स्वयं 1-2 दिन में आपके वार्ड को विजिट करके जितनी भी आपकी समस्या उनको सूट आउट कराने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरपंच सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है। प्रदेश के समस्त सरपंच त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी समस्याओं के निराकरण नहीं होने से नाराज हैं। अब 27 फरवरी को प्रदेश भर में सरपंच जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर तोमर ने बताया कि सरपंच ग्रामीण अधोसंरचना के छोटे-छोटे कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकें, मजदूरों को तत्काल मजदूरी उपलब्ध करा सकें। मांगे अभी भी यथावत है, अब आगे की क्या तैयारी करनी? 27 फरवरी को प्रत्येक जिले पर राष्ट्रीय सरपंच संघ की तरफ से जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि आप सभी जिले के सरपंचों को बुला करके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से होगा। तो उसके लिए तैयारी शुरू करा दी गई है। सभी जिलाध्यक्षों को सूचना दे दी गई है, सभी ब्लॉक अध्यक्षों को सूचना दे दी गई है। वो अपने लेटर पैड पे जो 24 सूत्री मांग है, हमारी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को वो कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे भेजेंगे। ये रणनीति तय कर दी गई है, जिसमें मुख्य मांग ये है कि एक तो हमारी जो एमएमएस व्यवस्था है, एनएमएमएस वाली, वो जहां नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, लेबर दरवाजे पर आ जाती है सरपंच के यहाँ कि सब जो है पेमेंट कर दो, पेमेंट जीआरएस, और जब नेटवर्क नहीं है तो जीरो करना पड़ता है। उसे जीरो से कोई मतलब नहीं, उसे तो शाम को पेमेंट चाहिए, पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं, काम नहीं कर पा रही है। इसलिए इनकी सबकी व्यवस्था के लिए हमने जो है कहा है कि 27 तारीख को ये करो, आगे की फिर रणनीति बनाएंगे अगर एक बार नहीं मानते। आपकी प्रदेश सरकार से भी बातचीत चली थी, पंचायत ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल से भी मुलाकात हुई थी, उसके बावजूद समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? और अब ये सब जो है भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ चुकी है कि एक सब इंजीनियर को जब एई का चार्ज दे दिया जाता है और वो 5 लाख रुपए में दिया जाता है, वो 5 लाख रुपए सरपंच से वसूले जाते हैं। भ्रष्ट सरपंच को बोला जाता है, तो भ्रष्ट कौन है?
भ्रष्ट कौन है? आप लोगों को खुद ही समझ लेना चाहिए कि एक सब इंजीनियर को क्यों यही का चार्ज दिया जा रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी के लिए। लेकिन वो जो दबाव इतना देता है सरपंच को, कुछ सरपंच साथी कमजोर हैं, उन पर दबाव बना दिया जाता है। उस दबाव के कारण धारा 40 का नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि जबकि यही राजस्थान में धारा 40 का नोटिस जो दिया जाता है और जो उन्हें पद से पृथक किया जाता है वो गवर्नर साहब करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि है। यहाँ एक जो है जिला सीओ, क्योंकि जनपद सीओ या यही को जब हम वो पैसा नहीं देते हैं तो वो एक लेटर बना के भेज देता है, जनपद सीओ ही दे देता है धारा 40 का नोटिस। ये जबकि हमारे जो है पंचायती राज में नहीं है व्यवस्था, उसके बावजूद अनदेखा होता है। यह जनपद सीओ के खिलाफ जब भी कभी बोला जाए मंत्री को, तो कोई जनपद सीओ के खिलाफ नहीं बोल सकता है, क्योंकि जनपद सीओ स्पष्ट बोल देते हैं कि साहब 20 लाख रुपए दे के आए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा काम है राष्ट्रीय सरपंच संघ का उसके सरपंचों की मांग को उठाते रहना, जब तक नहीं मानेंगे तब तक उठाते रहेंगे। जो है हिटलरशाही है, नीतियां हैं, इनकी नीति जो है एक सारा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज करने का, डिसेंट्रलाइज करने का नहीं है। जो ग्राम पंचायत काम कर सके, मौके पे समस्या का समाधान हो जाए। आज चाहे वो पहले हमारे पास जो अधिकार हुआ करते थे, गांव में किसान का तत्काल नामांतरण बंटवारा वही कर देते थे। अब वो 10,000 रुपए तहसीलदार के माध्यम से हो रहा है, तो वो करप्शन है ना, भ्रष्टाचारी बढ़ाने का काम ये किया गया है। और इसके खिलाफ बोलो तो वो क्यों सुनेंगे? इसके लिए सुनने में पीएम को किस तरह से आप अपनी मांग पहुंचाएंगे? ये सीएम और पीएम को कलेक्टर के माध्यम से सरपंच सभी जो है संबंधित जिले में ज्ञापन भेजेंगे और उसके माध्यम से सूचना जाएगी कि सब ये समस्या है और इनका समाधान कीजिएगा। होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम जो है उसके 8 दिन तक इंतजार करेंगे। नहीं करते हैं तो एक बार फिर सीएम हाउस का घेराव अचानक करेंगे, क्योंकि ये तब तक मानेंगे नहीं जब तक ये खुद सीएम साहब अपना घेराव नहीं करा लेंगे सरपंचों से। जबकि हमारा मकसद था कि छोटी सरकार बड़ी सरकार के साथ टकराव की स्थितियां पैदा ना करें, क्योंकि दो जब सरकार है उससे सामाजिक व्यवस्था खराब ना हो। लेकिन ऐसा लगेगा तो जब दो बंटवारा जो होता है या झगड़ा होता है दो भाइयों में, तो कहीं ना कहीं छोटा भाई फिर उग्र रूप लेता है, तो उसका नुकसान दोनों को भुगतान पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत माता।